महेश बेटा, हम फिर भी तुमको यही कहेंगे कि तुमको पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए था। अरे बाबूजी, वैसे भी हम कहाँ अच्छे थे पढ़ाई में, और आपके साथ साथ काम करेंगे, 4 पैसे कमाएंगे तो आपका भी बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा ना। अरे क्या बात कर रहा है बेटा, बच्चे कभी माँ बाप पे बोझ होते हैं क्या? अरे ये तो हमारा फर्ज है तुमको मीना को पढ़ाई लिखाई कराना, भरण पोषण करना। जब हमें पढ़ाई छोड़ने का अफसोस नहीं हो रहा तो आप काहे कर रहे हैं बाबूजी? हाँ, मीना पढ़ाई में अच्छी है, हम दोनों साथ साथ कमाएंगे तो वो आगे भी अच्छे से पढ़ पाएगी और बहुत कुछ सोचा जा सकता है। ऐसा लगता है कि अब भी का बात है, तुमको कंधे पे बैठा के सैर पे ले जाया करते थे, अब तुम इतना बड़ा हो गया कि कंधे में कंधा मिला के चलने लगा। मीना, जरा चाय चढ़ा दे बिटिया, तेरे बाबूजी और भैया आते ही होंगे, तब तक हम दिया जला लेते हैं मंदिर में। ठीक है माई। अरे मीना बिटिया। लो माई, तुमने नाम लिया और बाबूजी और महेश भैया आ गए। बाबूजी डिब्बा दे दो। ये ले, एक कप चाय पिला दे बेटा। चाय चढ़ा दी है बाबूजी। मीना, ये ले पैसे। तू बोल रही थी ना कौन किताब लेनी है, आज से किताब कलम जो भी लेना हो हमसे कह देना, हर चीज़ के लिए बाबूजी को परेशान मत करना, ठीक है ना? बस तू अच्छे से पढ़ाई कर। तो बहुत ही खर्चा हुआ कब यह मेरे रंजन भैया? बहुते तो बहुत कम है महेश, बहुते से ज़्यादा हो गया। तो कैसन किए इंतजाम पैसन का? कैसे क्या, कर्जा लिए। अब देखो बिहार में तरह तरह का खर्चा होता है, अब लड़के वाले को भी तो देना पड़ता है कुछ। मतलब अब लेन दारन का चाबुक सर पर। सो तो है, लेकिन हम बहुत खुश हैं कि हमारी बहन का बहुत अच्छे से ब्याह हो गया, और क्या चाहिए हमको। बाकी रहा कर्ज का, तो हम और बाबूजी मिलके धीरे धीरे चुकाते रहेंगे। अरे नरेंद्र, हमारे गांव से फोन है बिहार से, तनिक बतिया के आते हैं। हेलो, प्रणाम चाचा जी, महेश बोल रहे हैं। अरे महेश बेटा, कैसे हो? बढ़िया है चाचा जी। सुभाष भैया और भौजी कैसी हैं? और छुटकी मीना? सब बढ़िया है। चाचा जी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। वो तो हम समझ गए बेटा, चाचा को ऐसे ही थोड़ा ना याद करोगे। ऐसी बात नहीं है चाचा जी। अरे मजाक कर रहे हैं, बोलो क्या बात है? कहा हमको बम्बई में कौन काम मिल सकत है? काहे नहीं मिल सकता? अरे बम्बई में मेहनत करने वाले को काम मिल ही जाता है। क्या शहर आने का विचार है का? विचार तो है चाचा जी, यहाँ गांव में मजदूरी करके जो मिलता है शहर में उससे ज़्यादा ही मिलेगा ना। सो तो है बेटा, लेकिन तेरे बाबूजी मानेंगे का? आप बात करेंगे तो ज़रूर मानेंगे। नहीं, हम बात तो कर लेंगे बेटा, लेकिन ऐसे अचानक ऐसे शहर आने का कैसे सूझा? बाबूजी की कमाई से घर चलता है, और मीना की शादी, उसकी पढ़ाई, इन सब चीज़ों के लिए भी तो पैसे जोड़ने होंगे ना। अब हम ज़्यादा कमाएंगे तो बाबूजी का हाथ बटा पाएंगे ना। बात तो पते की है बेटा। आप बात करेंगे ना बाबूजी से? वाह बेटा, चाचा के कंधे पे बंदूक लगा के निशाना लगा रहे हो। कोई बात नहीं, हम बात करेंगे। हो सके तो आज ही बात कीजिएगा। रखते हैं, राम राम। हमको सब मालूम है, सत्या को हमसे बात करने के लिए तुम ही बोले थे ना? जी बाबूजी। हम महेश को कहीं नहीं जाने देंगे, कह देते अभी से। भाई तनी समझने की कोशिश करो, शहर जाएंगे ज़्यादा कमाएंगे, तुम्हारी और बाबूजी की भी मदद कर पाएंगे, और मीना भी अच्छे से पढ़ पाएगी। अरे बम्बई से हमारी पढ़ाई का क्या लेना देना, हम तो यहाँ अच्छे से पढ़ रहे हैं और आगे की पढ़ाई भी स्कॉलरशिप से करेंगे। तू चुप कर बाबूजी, समझाइए ना इन्हें, घर में ज़्यादा पैसा होगा तो सबके लिए अच्छा ही है ना। जो कुछ मिल रहा है उसमें हम खुश हैं, सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है, और भगवान आगे भी सब कुछ ठीक ही करेंगे। माई वो तो करेंगे, पर हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। अरे बेटा, बम्बई बहुत दूर है, अब ऐसे ही तुमको कैसे भेज दें? हमको सोच विचार कर लेने दो, फिर हम बताते हैं। बाबूजी, हमने सोच विचार करके ही फैसला लिया है, और चाचा जी भी तो वही शहर में काम करते हैं। उनकी बात और है, वो अकेली जान है, न कोई परिवार न कोई जिम्मेदारी है उनपे। तू अभी इतना बड़ा नहीं हो गया है कि तुझे अकेले शहर भेज दे। अकेले कहाँ माई, हम चाचा जी के साथ रहेंगे, वो बोले हैं हमको नौकरी दिला देंगे,
हम जो कमाएंगे सब तुम्हें भेज देंगे। देखो तुम है ना बोले ना हम कि हम सोच विचार के बताएंगे। अब ये बहस खत्म करो। जितना सोचना है सोच लीजिए, लेकिन ये कहीं नहीं जाएगा, ये बात तय है। माई ठीक कह रही है, भैया कहीं नहीं जाएंगे। आखिर महेश ने अपने माँ बाप को मना लिया और वो अपने अरमानों को पूरा करने मुंबई के लिए रवाना हुआ। सलाम नसीम भाई। वालेकुम सलाम। अरे सत्या, क्या हाल है? बिल्कुल सही नसीम भाई, यही है हमारा भतीजा महेश। बड़ा मेहनती लड़का है। महेश के चाचा सत्यपाल ने उसे नसीम कुरैशी के लोहे की ग्रिल बनाने के कारखाने में काम पर लगा दिया। मैंने काम किया है? जी, गांव में मजदूरी करते थे। बहुत बढ़िया। देखो वो सुलेमान है, वो तुझे काम सिखाएगा। शुक्रिया नसीम भाई, कल सुबह से ही भेज देता हूँ इसको। रुक, दे इधर। अबे पेन नहीं, पाना है ये, समझा? देख, इसको ऐसे डाला, घुमाया ताकत लगा के, देख खुल गया ना। अब एक बात को कितनी बार समझाया मैं तेरे को? हाँ, लगता है तेरा भेजा ना, इसके पेज झीले। जिस दिन दिमाग खराब हो ना, सारे पेज सही करूंगा तेरे में। चल फटाफट काम कर। अबे बैठा बैठा मुंह क्या देख रहा है? फटाफट हाथ चला। नहीं, मेरा हाथ चल गया बेटा तो ठीक हो जाएगा तू। काम सीखने में महेश को शुरुआत में दिक्कतें आईं, लेकिन वो कोशिश करता रहा। उसका इरादा पक्का था, वो कुछ कर दिखाने आया था इस शहर में। महेश गांव से शहर अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर बनाने का सपना लिए आया था, लेकिन इस बेहतर जिंदगी की ख्वाहिश को हकीकत बनने में वक्त लगने वाला था। दूसरी तरफ महेश के परिवार को इंतजार था अपने बेटे के वापस लौटने का, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये इंतजार का सिलसिला काफी लंबा चलने वाला था। बात हुई महेश से? हाँ हाँ, बात हुई ना। काम पे लग गया है। 2000 रुपये मिलेंगे शुरुआत में उसको। पैसा तो जो भी मिले वो, लेकिन वो तो ठीक है ना? अरे भाई एकदम खुश है, मस्त है अपने चाचा के साथ और काम सीख रहा है। हमें हर वक्त चिंता सताती है उसकी। अरे चिंता उसे भी रहती है इस घर की, हमारी तुम्हारी। अरे तुमको तो खुश होना चाहिए, समझदार है तुम्हारा बेटा। हाँ, पर पहली बार अपनी नजरों से दूर किया है, वो भी इतने बड़े शहर। जब से वो गया है ना, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अरे जमुना, वो अब बड़ा हो गया है, वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझता है, और अब अगर गया है तो बीच में आएगा ही। ऐसा थोड़ा ही कि हमेशा के लिए चला गया है। देखिए, ऐसी बात बोलिए भी मत। वैसे ही हमारा दिल बैठा जा रहा है। आने दीजिए उसे, खूंटे से भांग के रखेंगे, एक पल भी हमसे दूर नहीं होने देंगे। ध्यान रख इसका। पागल कहेगा। चलता हूँ मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। महेश, हे महेश, अरे 8 बज गए हैं, काम पे नहीं जाना का? उठा, 8 बज गए। 8 बज गया। तुमको तो बहुत तेज बुखार है। पता नहीं इतना कैसे सो गया। अरे महेश, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, किसी डॉक्टर को चल के दिखा लेते हैं। नहीं चाचा जी, हमें बहुत ज़रूरी काम है। अरे कौनो पहाड़ नहीं टूट जाएगा एक दिन काम पर नहीं जाओगे। गरम स्त्री की तरह शरीर तप रहा है तुम्हारा, आराम करो आज। हमारा जाना बड़ा ज़रूरी है। हम चलते चाचा जी, राम राम।
अरे ऐसा क्या जरूरी है राम। महेश? 12 अप्रैल 2005 महेश को तेज बुखार था, लेकिन वो काम पर जाने के लिए निकल पड़ा और उस दिन वो अपने चाचा के घर पर वापस नहीं लौटा। नसीम भाई, नसीम भाई, महेश कहाँ है? कल रात से घर नहीं लौटा। ये तो मैं तुझसे पूछने वाला था। कहाँ है तेरा महेश? क्या कह रहे हो नसीम भाई? यही सत्या भाई, तुम्हारा जो ये भतीजा है ना महेश, इसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं है। 2 दिन से मिस्टर डी बना घूम रहा है, कारखाने नहीं आया। 2 दिन से? क्या बोल रहे हो आप? अरे उसकी वजह से 2 दिन से 4 ऑर्डर अटके पड़े हैं मेरे। कम से कम बता के तो जाना चाहिए ना। अरे मैंने गलती की भाईजान, जो इसके कहने पे इसके भतीजे को काम पे रखा। यहाँ काम अधूरा पड़ा है, ऑर्डर पूरे करने, अचानक नया कारीगर कहाँ से लाऊं? क्या कह रहे हो नसीम भाई? फारूक भाई, महेश तो रोज सुबह 8 बजे घर से निकल जाता था काम के लिए। हाँ, कल थोड़ा देरी से उठा था वो। अरे आज नहीं, रोज देरी होती है इसको। नवाब साहब 10 बजे पहले नहीं आते यहाँ पर। अभी देख लो 10 बज गया है, अता पता नहीं है, शायद आ जाए। अब आएगा भी तो नहीं रखूंगा उसे, निकाल दूंगा, हिसाब कर दूंगा उसका। अरे नसीम भाई, हिसाब कैसा? जो काम आपने सौंपा था मैंने और रियाज ने मिलकर किया है। अब तफरी के कोई पैसे होते हैं क्या? चुप कर सुलेमान, हमें कोई लफड़ा नहीं पालना। हिसाब कर दे उसका। 2000 रुपये महीने में बात हुई थी, 3 हफ्ते के 1500 बनते हैं। पर नसीम भाई, महेश... अरे गिनती भूल जाऊंगा यार। ये पकड़, उठा और चलता बन। और एक बात ध्यान रख, आगे से उसे कहीं काम पे रखे तो सोच समझ के रखना। आप लोग ये क्या कहे जा रहे हैं? महेश तो बहुत मेहनती लड़का है। हाँ तो मेहनती है तो रखना अपने भतीजे को अपने पास। हमें किसी बहस में नहीं पड़ना है, ये पैसे उठा और चलता बन। अरे पता नहीं क्या उल्टे सीधे धंधे करता है तेरा भतीजा। हाँ? देखो भाई, हम लोग व्यापारी लोग हैं, हमें लफड़ा नहीं चाहिए। अरे भाई, अगर महेश ठीक से काम नहीं करता था या देरी से आता था तो आपको हमको बताना तो चाहिए था ना। अरे ये स्कूल है कारखाना? जो टीचर बनकर उसकी शिकायत करता फिरूंगा तुझसे? अरे भाई जाके सीधा अपने भतीजे से पूछना कि क्या कर रहा है वो। हम बस ये कह रहे हैं। अरे कुछ नहीं, बस जो कहना था, जो बोलना था बोल ही था भाई। चलो फोटो यहाँ से, निकलो यहाँ से। अरे आप लोग तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे। हम अपने भतीजे को लेके परेशान हैं, वो रात से घर नहीं लौटा है और आप... अरे क्यों दिमाग चाट रहा है भाई? हाँ, जाके ढूंढ अपने भतीजे को और पूछ उससे कि क्या कर रहा है वो। अब जा यहाँ से, ये निकालो उसको, जा। निकलो सत्यमा, निकलो, चलो आओ। ये ले ले, पकड़ पकड़ पकड़, चलता बन। अरे शक्ल क्या देख रहा है, चलता बन। फिर भैया वो आप पर इतना काहे चिल्ला रहे थे? यही बात हमारी समझ में नहीं आ रही। भतीजा हमारा घर नहीं लौटा, हम परेशान हैं और उल्टा वो हम पे ही चिल्ला रहे थे। भैया आप हमारी बात मानिए, आप ना वो गांव में बड़का भैया को फोन लगाइए। हो सकता है महेश को इस शहर नहीं भाया होगा और वो गांव चला गया होगा। नहीं नरेंद्र, उसको गांव जाना होता तो हमको बिना बताए कहाँ जाता। अभी हम बात करेंगे सुभाष भैया से। हमको क्या डर लग रहा है मालूम है? हाँ, कहीं नसीम भाई सही तो नहीं कह रहे, कहीं अपना महेश किसी उल्टे चक्कर में तो नहीं पड़ गया। उम्र ही ऐसी है, कभी कभी बच्चे भटक जाते हैं। भैया जितना सोचेंगे ना उतना चिंता में पड़ेंगे। आप तो गांव में बड़का भैया को फोन लगाइए, महेश वहीं गया होगा। नहीं सत्या, 2 दिन से तो हमारा कोनो बातें नहीं हुआ है महेश से। जब आखिरी बार आपकी बात हुई थी तो कुछ कहा था महेश ने आपसे? नहीं तो, लेकिन ये सब तुम हमसे काहे पूछ रहे हो? कुछ हुआ है क्या महेश को? भैया वो महेश कल सुबह काम के लिए निकला था घर से, अब तक लौटा ही नहीं। का? कारखाने जाके उसके मालिक से पूछे तो वो तो कहते हैं कि 2 दिन से आया ही नहीं।
महेश गया कहाँ पे? समझ में नहीं आ रहा है भैया। हमें लगा कहीं गांव तो नहीं चला गया, इसलिए आपको फोन किए हैं। नहीं, यहाँ तो नहीं आया है। और फिर बिना बताए तुमसे वो कैसे जाएगा कहीं? क्या करें? वही सोच रहे हैं भैया कि क्या करें। महेश के पास फोन भी तो नहीं है। सत्या, हमको लगता है कि तुम पुलिस में जाओ और रपट लिखवाओ। अब घबराइए मत, हम जाते हैं थाने। ठीक है, हम भी बम्बई आते हैं। नहीं भैया, हमारी माने तो आप वहीं रुकिए। क्या पता आज कल में वो गांव लौट आए, आप उसका वहाँ इंतजार कीजिए। हम बतियाते हैं यहाँ पुलिस से। इंतजार में एक दिन और गुजर गया, लेकिन महेश का कुछ पता नहीं चला। वो अपने गांव भी नहीं लौटा था। महेश के पास कोई फोन भी नहीं था। उससे कांटेक्ट करने का, उस तक पहुंचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हमने पहले ही कहा था मत जाने दो उसे सर, अभी इतना बड़ा नहीं है वो। माई तू रो मत, मिल जाएंगे भैया। चलो चलो, ट्रेन का वक्त हो गया है। तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ, हमने ज्योति चाची से कह दिया है वो रोज तुमसे मिलने आया करेंगी, लेकिन तुम भी रात को उन्हीं के घर जाके सोना। हाँ, तुम फिक्र मत करो माई, बस भैया को वापस ले आना। साहब, 2 दिन हो गए महेश घर नहीं लौटा, वो अपने गांव भी नहीं गया। तुमने बताया कि महेश के मालिक उसकी शिकायत कर रहे थे, ऐसा क्या करता था? हमको कुछ बताया नहीं ठीक से साहब। हमारे हाथ में उसका 3 हफ्ते का पगार थमा दिए और डांट के भगा दिए हमको। मुकेश, नसीम, फारूक और सुलेमान, इन तीनों को उठाओ। 3 हफ्तों से वहां काम कर रहा था, फिर अचानक जाना बंद क्यों कर दिया? जरूर कुछ हुआ होगा। साहब हमें क्या पता उसने क्यों आना बंद कर दिया। साहब हमें कुछ नहीं पता, हमें क्यों ले जा रहे हो? सब बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत काम पड़ा हुआ है साहब। सीधी तरह से नहीं चले तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा। चलो साहब महेश की काम चोरी वजह से काम बहुत बढ़ गया साहब। चल। साहब महेश 11 अप्रैल को नहीं आया और ना ही 12 को। मैं सोच ही रहा था कि उसके चाचा से बात करूं, लेकिन 13 को ये खुद आ गया और मुझसे पूछने लगा कि महेश कहाँ है। हम भी तो वही पूछ रहे हैं, महेश कहाँ? कसम खुदा कि हम लोगों को नहीं पता कि महेश किधर है। आवारागर्दी का शौक था उसे, दिन रात घूमता रहता था इधर उधर। साहब कारखाने में काम कम, खुराफात ज्यादा करता था। सत्यपाल के कहने पर तुमने उसे काम पर रखा था ना? जी साहब, वो सत्यपाल का भतीजा था इसलिए भरोसा किया। सत्यपाल जिस लॉन्ड्री में काम करता है वो हमारे कारखाने के पास ही है, बरसों से जानते हैं उसे। और तुम्हें कारीगर की जरूरत भी थी? जी साहब। तो जब उसने अचानक आना बंद कर दिया तो दिक्कत तो हुई होगी। वो तो साहब महेश जब काम पर होता था तब भी दिक्कत तो होती थी। अब काम में भी ढीला था और टाइम का भी ढीला था। उसके चाचा ने बताया था कि वो सुबह 8 बजे घर से निकलता था काम के लिए, लेकिन साहब कभी 10 बजे पहले पहुंचा नहीं कारखाने वो। तो जब 2 दिन तक महेश नहीं आया तो तुमने सत्यपाल को फोन करके पूछा नहीं? अब साहब हम अपने कस्टमर्स की फिक्र करेंगे या उस गैर जिम्मेदार लड़के की? उस दिन ऑर्डर्स भी काफ़ी थे डिलीवरी के। हाँ सर, 12 तारीख को माल डिलीवरी करना था वापी में, और मैंने महेश से बोला भी था कि सुबह 8:30 बजे आ जाना डिलीवरी के लिए, लेकिन वो तो आया ही नहीं। अब वो उस दिन सुबह 8 बजे उठा था, हम खुद उठाए थे उसे। बीमार था लेकिन फिर भी काम पे जाने के लिए निकला, बोल रहा था बहुत जरूरी काम है। नहीं चाचा जी, हम चलते हैं, हमारा जाना जरूरी है। राम राम चाचा जी। कैसे? ये कह के निकल गया। हाँ लेकिन कारखाने तो नहीं पहुंचा ना। वो साहब उसके बाद मैंने 9 बजे तक उसका इंतजार किया, फिर मैं खुद ही गाड़ी लेकर निकल गया डिलीवरी करने के लिए। साहब हम हमारे भतीजे को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत मेहनती लड़का है, वो ईमानदार है। वो यही कह के निकला था कि काम पे जा रहा है, हमसे काहे झूठ बोलेगा साहब वो? तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? साहब भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। बहुत बड़ी गलती की जो इसके भतीजे को काम पे रखा। साहब महेश को जब पहली बार देखा था तभी समझ गया था ये लड़का किसी बुरी संगत में है। ये एक दिन फंसेगा भी और हम लोगों को फंसाएगा भी। लक्ष्मी भाई तो बहुत दिल वाले आदमी, उसकी हर गलती को नजरअंदाज कर देते थे। जब वो पहले दिन आया ना साहब, तभी मैंने बोला था ये लड़का ना तो काम जानता है ना काम सीखने की नियत रखता है, इसे निकाल दो। लेकिन आप लक्ष्मी भाई ने बोला कि नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगा। कैसे फंसा के निकल गया हम लोगों को। अब मैं और मेरे पार्टनर फारूक बरसों से एक कारखाना चला, बहुत इज्जतदार लोग हैं। अब आप ही सोचे भला हम क्यों झूठ बोलेंगे?
क्या कहा पुलिस ने? फौजी कह तो रहे हैं खोजेंगे महेश को, पर कितना समय लगेगा कुछ कह नहीं सकते। देखिए, हम कह रहे हैं आपसे, उसके सेठ झूठ बोल रहे हैं। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि बिना बताए वो कहीं कैसे जा सकता है। सर, नसीम कुरैशी और फारूक सिद्दीकी दोनों के फोन रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन कुछ भी अटपटा नजर नहीं आया। और सर 12 अप्रैल को पूरा दिन वो अपने कारखाने पर ही थे। और उनका वो कारीगर सुलेमान, उसके रिकॉर्ड से कुछ मिला? सर जैसा कि ये लोग कह रहे थे, सुलेमान 12 अप्रैल को वापी गया था डिलीवरी करने, और रिकॉर्ड से ये बात कंफर्म होती है। और वो उसी रात मुंबई वापस लौटा था। और करीब शाम को 7:30 बजे नसीम को एक लैंडलाइन नंबर से फोन आया था, मनोर से। मनोर से? बुलाओ नसीम को, उसी से जानते हैं कि इसका फोन था। और फारूक और सुलेमान को भी लेके आओ। जी साहब, वो फ़ोन मैंने ही किया था। वो वापिस से लौटते टाइम साहब मैं मनोर में रुका था चाय नाश्ते के लिए एक ढाबे पे, तो वहीं से फ़ोन किया था। पब्लिक फोन से किया था? जी साहब। क्यों, तेरे पास मोबाइल है ना? साहब वो बैलेंस खत्म हो गया था तो इसलिए पीसी से किया। फोन क्यों किया था? हेलो, अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, सुलेमान बोल रहा हूँ। हाँ सुलेमान बोल, डिलीवरी हो गई ठीक से? हाँ भाईजान हो गई। वो भाईजान अभी मनोर में हूँ, तो मैं क्या सोच रहा भाईजान, बहुत थक गया हूँ तो सीधा घर निकल जाता हूँ यहाँ से। कल सुबह गाड़ी लेकर आ जाऊँ भाईजान। वो इधर बहुत ट्रैफिक है ना, तो कारखाने आते काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है चला जा। हाँ कल सुबह टाइम से आ जाना। बस साहब यही पूछने के लिए फ़ोन किया था। साहब ये सही कह रहे हैं। साहब आप कब तक हमें ऐसे बुलाते रहेंगे सवालात करने के लिए? काम में ध्यान देना मुश्किल हो गया है, मोहल्ले में रहना मुश्किल हो गया। अब हम लोग इज्जतदार लोग हैं। आपके लोग जब हमें लेने के लिए आते हैं तो 4 किस्म की बातें होती हैं वहाँ पर, बड़ी बदनामी हो रही है। हाँ साहब, मोहल्ले में लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, शक करते हैं हम पे। अब बहुत तकलीफ होती है। थोड़ी तकलीफ तो सहनी पड़ेगी। एक लड़का गायब है, उसके माँ बाप उसे ढूंढने के लिए गांव से यहाँ आए। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है तुम तीनों के खिलाफ कि तुमने उसके बेटे को अगवा किया। बेबुनियाद इल्जाम है साहब। उसे अगवा करके हमारा क्या फायदा होगा? और उसके माँ बाप को तो हम लोग जानते तक नहीं है। आप ही जरा सोचिए साहब, हमको उससे फायदा हो सकता है या उनको हमसे? हो सकता है फिरौती का मामला ना हो, लेकिन कुछ बात तो जरूर है। मुंबई में महेश के 2 ही ठिकाने थे, एक उसके चाचा की खोली, दूसरा उसके मालिक का कारखाना। उसके चाचा के मुताबिक वो सुबह 8 बजे काम पर जाने के लिए निकला, लेकिन नसीम, फारूक और सुलेमान तीनों इस बात से इनकार कर रहे हैं। सर उस कारखाने में एक और बंदा काम करता है, रियाज, शायद वो कुछ जानता हो। उठाओ उसे और चेक करो कि वाकई 12 अप्रैल को सुलेमान डिलीवरी करने के लिए वापी गया था या नहीं। राइट सर। साहब 12 अप्रैल को 11 के आसपास मैंने कारखाना बंद किया था। फारूक और नसीम पूरा दिन कारखाने पर ही थे? हाँ साहब, वो दोनों तो उधर ही रहते। वो लोग भी कारखाने को बंद करने के बाद ही बाहर निकलते। फिर तू कहाँ गया? साहब अपन भी अपने घर जाएंगे और कहाँ। सुलेमान भी साथ था ना तेरा? सुलेमान नहीं साहब, वो तो सुबह सुबह डिलीवरी के लिए निकल गया था ना, वापी के लिए। सुलेमान के साथ कोई और भी था? सर पता नहीं, ऐसा तो कुछ ध्यान नहीं है। अंदर तो सिर्फ सुलेमान ही आया था। उसने कहा कि वो सामान लेकर आया। मैंने बोला ठीक है, जहाँ हमेशा रखता है वहाँ रख दे। तो उसने सामान गोडाउन में रखा और मैंने उसे रसीद दे दी। अब उसके साथ कोई आया था या नहीं, ऐसा तो कुछ याद नहीं। आपके स्टाफ में कोई तो होगा जिसने देखा? नहीं सर, स्टाफ तो वैसे ही कम है और काम बहुत ज़्यादा है। अब रोज़ कोई ना कोई डिलीवरी आती रहती है। अब कौन किसके साथ आया होगा, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। हाँ साहब, याद है मेरे को। नसीम सेठ ने बोला था कि सुलेमान सवेरे आएगा। मेरे को लगता है शायद उसने सेठ को फ़ोन किया था। देख रियाज, मालिक से वफादारी निभाने के चक्कर में अगर तू कानून से दगाबाजी करेगा तो बुरा फंसेगा। मैं खुदा कसम साहब, मेरे को नहीं मालूम वो लड़का किधर है। मैंने तो उसको 2 दिन से देखा भी नहीं। पर साहब बहुत लापरवाह है वो लड़का, अपनी उम्र से बहुत तेज है वो। सर 12 तारीख को सुलेमान डिलीवरी करने वापी गया था, ये बात कंफर्म होती, लेकिन उसके साथ कोई और भी था या नहीं ये पता नहीं चला। समझ में नहीं आ रहा ये महेश अचानक कैसे गायब हो गया। कुछ तो हुआ हो, कोई तो वजह हो। महेश के चाचा सत्यपाल और पिता सुभाष रोज पुलिस स्टेशन आते अपने बेटे के बारे में पूछने।
नसीम कुरैशी, फारूक सिद्दीकी और सुलेमान अंसारी को कई दफा सवाल जवाब करने के लिए थाने बुलाया गया। तीनों इस सवालों के सिलसिले से परेशान हो गए थे। दिन बीतते गए लेकिन महेश की कोई खबर नहीं मिली। सत्या, अब हमको जाना होगा। सारा काम धाम छोड़ के कितने दिन यहाँ पड़े रहेंगे, और ऐसे भी मीना वहाँ अकेली पड़ी है। पड़ोसियों के भरोसे कितना दिन छोड़े उसको। समझते हैं भैया, हमको बहुत बुरा लग रहा है। हमारे भरोसे आप महेश को यहाँ भेजे थे और हम उसे संभाल नहीं पाए। ऐसा मत सोचो, इसमें तुम्हारी क्या गलती है। देखो, हम जा रहे हैं, लेकिन तुम थाने जा के समाचार लेते रहना। हमको पूरा भरोसा है कि तुम एक न एक दिन महेश को गांव लेके जरूर आओगे। सत्या, हम इंतजार करेंगे। भाऊजी, भैया हम वादा करते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे महेश को ढूंढने में। हमारा भी बेटा है वो, उसका पता हम जरूर लगा कर ही रहेंगे। सर, ये सत्यपाल रोज थाने चला आता है। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं ये महेश कहाँ चला गया और क्यों। सर, महेश की फोटो आसपास के पुलिस स्टेशन भिजवा दी। उसके मालिक नसीम और फारूक और कारीगर सुलेमान और रियाज, इनके पीछे खबरें भी लगाए, लेकिन किसी की भी हरकत शक करने लायक नहीं। सब नॉर्मली अपना काम कर रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना। महेश सिर्फ 15 साल का है, शहर पहली बार आया था। क्या वाकई किसी बुरी संगत में पड़ गया होगा जैसा उसके मालिक बता रहे हैं, या फिर कोई बहला फुसला के उसे अपने साथ ले गया हो। सर, अगर ऐसा हुआ है तो वो मुंबई के काफ़ी दूर होगा, क्योंकि यहाँ की छोटी मोटी सभी गैंग से बड़ी सख्ती से पूछताछ की, लेकिन महेश के बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिला। कोशिश जारी रखो मुकेश, शायद कुछ पता चल जाए। सत्यपाल ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। जगह जगह अपने लापता भतीजे के पोस्टर्स लगा रहा था। वहां महेश के पिता भी बेचैन थे अपने बेटे के बारे में जानने के लिए। महेश की मां रोज बेटे की सही सलामत वापसी के लिए प्रार्थना करती। बहन मीना भी हर शाम बेताबी से अपने भाई के आने की राह देखती, इस उम्मीद में कि कभी उसे अपने भाई के बारे में कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। इंतजार मानो इम्तिहान ले रहा था महेश के परिवार का। कुछ और महीने गुजर गए, लेकिन महेश की कोई खबर नहीं मिली। पुलिस भी महेश के मालिकों से लगातार सवाल जवाब करती रही, इस उम्मीद में कि कभी कोई ऐसी जानकारी हाथ लगे जो इस केस को एक दिशा दे सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और जो हुआ उसने इस केस को एक अलग मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। आप कहीं जा रहे हैं क्या? कुछ काम है। ऐसे अचानक? और जा कहाँ रहे हैं? कुछ दिनों में लौट आऊंगा। पर जा कहाँ रहे हैं, कुछ तो बताइए। सुनिए ना, सब खैरियत तो है ना? ऐसे कहाँ जा रहे हैं बिना बताए? वो कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे बहुत घबराहट हो रही है, आप मेहरबानी करके बताइए कहाँ जा रहे हैं। घबराओ मत तहसीन, बस मेरी हिना का ख्याल रखना। चलता हूँ, खुदा हाफिज। सुनिए सुनिए तो। फोन क्यों बंद है नसीम का? और है कहाँ वो? अब और कुछ पूछना बाकी है सर। उल्टे सवाल मत कर, जो पूछा उसका जवाब दे। नसीम कहाँ? पता नहीं सर, बस इतना पता है कि बहुत परेशान है, और सही भी है। तंग आ गया था रोज रोज खाने के चक्कर लगाकर।
जब जी चाह उठा के लेके गया थाने। बातें मत बना, जो पूछो उसका जवाब दो। पता नहीं साहब, उसकी पत्नी भी 3 दिनों से यही सवाल कर रही है। समझ में नहीं आ रहा कि भाभी जी को क्या जवाब दे। तू उसका दोस्त भी और पार्टनर भी, उसने तुझे नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है? उसने अपनी पत्नी को नहीं बताया तो मुझे क्या बताएगा। बस इतना जानता हूँ कि दोस्तों से बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत जिल्लत महसूस कर रहा था, शायद इसीलिए चला गया कहीं। फोन भी बंद कर दिया। तो अल्लाह से यही दुआ है कि जहाँ भी रहे सुकून से रहे, कुछ गलत नहीं करे अपने साथ। नसीम के फोन रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? सर, इस नसीम का फ़ोन 3 रात पहले से, जब से वो घर से निकला है, स्विच ऑफ ही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि महेश के बारे में कुछ जानता था? हो सकता है सर। उसका पार्टनर फारूक कह रहा था कि पुलिस की पूछताछ से तंग आकर नसीम कहीं चला गया। पूछताछ तो अब भी होगी। रोज एक कांस्टेबल नसीम के घर पे भेजो, फरार डिक्लेयर करो उसे। देखता हूँ कब तक छुप के बैठता है। कभी तो घर वापस आएगा। The number you have called is currently switched off. मगर उस दिन के बाद नसीम के बारे में कभी कोई खबर नहीं मिली और ना ही महेश के बारे में कुछ पता चला। महेश के चाचा पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते रहे। वक्त गुजरा, ऑफिसर्स के तबादले हुए, दिन महीने और महीने साल में तब्दील हो गए, लेकिन महेश का केस ज्यों का त्यों रहा। महेश के परिवार का इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब महेश को लापता हुए 10 साल गुजर चुके थे, लेकिन वक्त का पहिया एक बाप की उम्मीद को कुचल नहीं पाया था। वो अब भी आस लगाए बैठे थे कि एक दिन उनका बेटा घर जरूर लौटेगा। उम्मीद की एक लौ उसकी मां के सीने में भी जल रही थी, जो 10 सालों से अपने बेटे की सलामती की कामना कर रही थी। एक बहन ने राखियों में बचपन के उन सालों को संजो कर रखा था जो उसने अपने बड़े भाई की कमी महसूस करते हुए जिए थे। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसका भाई लौटेगा और उसके साथ साथ उसके घर की खुशियां भी लौटेंगी। दूसरी तरफ नसीम की बीवी तहसीन और बेटी हिना भी दुआ कर रहे थे अपने शौहर और अपने अब्बू के सलामत लौटने की। इन सालों में सुलेमान और रियाज की जिंदगी आराम से कटती रही। फारूक अब अकेला मालिक था। उसकी निगरानी में कारखाने का काम बिना किसी रुकावट के जारी रहा। महेश के चाचा सत्यपाल कहने को तो अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में इंतजार और अपने भतीजे की वापसी की उम्मीद अब भी झलक रही थी। वक्त गुजरता है, चीजें बदलती हैं, हालात करवट लेते हैं, लेकिन अपनों का इस कदर अचानक जिंदगी से गायब हो जाने का दर्द हमेशा बरकरार रहता है। एक लंबा इंतजार, एक सूनापन जिंदगी का अटूट हिस्सा बन जाता है। कमिंग सर। आओ राजन। अभी तक जितने भी अनसॉल्व केसेस मैंने देखे उनमें से ज़्यादातर रॉबरी के हैं। सर मैं जो रिकॉर्ड्स चेक कर रहा था उनमें से मुझे एक मिसिंग केस की फाइल मिली है जो अब तक सॉल्व नहीं हुआ है। मिसिंग केस? जी सर। कब का है? सर 2005 का। 10 साल हो गए लेकिन अब तक सॉल्व नहीं हुआ है। 10 साल? जी सर। और जितने भी अनसॉल्व केसेस हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा पुराना है। महेश सिंह 15 साल का था जब 12 अप्रैल 2005 को लापता हुआ, और इस केस का एक सस्पेक्ट नसीम कुरैशी जो महेश सिंह का मालिक भी था, वो भी 29 मई को गायब हो गया। इसमें लिखा है कि वो फरार है। मैंने पूरी फाइल पढ़ी है सर। ये महेश का चाचा सत्यपाल 2013 तक पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाता रहा इस केस की प्रोग्रेस जानने के लिए। इसमें यह भी लिखा है कि नसीम कुरैशी का पार्टनर फारूक और उनके 2 वर्कर सुलेमान और रियाज से भी पुलिस ने क्वेश्चनिंग की थी, लेकिन ये चारों अपनी स्टेटमेंट्स पे अड़े रहे। इन चारों के स्टेटमेंट्स एक जैसे हैं। जी सर। इनफैक्ट नसीम के पार्टनर फारूक के हिसाब से तो ये रिपीटेड क्वेश्चनिंग ही उसके फरार होने की वजह है। बैठो सर। राजन 10 साल से एक बंदा गायब है, इनफैक्ट 2 बंदे गायब हैं और किसी को पता ही नहीं कि उनके साथ क्या हुआ। और ये लड़का महेश तो सिर्फ 15 साल का था। सर मैंने इसके चाचा की स्टेटमेंट पढ़ी है। ये महेश बिहार के गरीब परिवार का लड़का है।
बिहार से मुंबई कुछ पैसे कमाने आया था ताकि अपने परिवार की मदद कर सके। हो सकता है इसका परिवार आज भी इसका इंतज़ार कर रहा हो। सिर्फ एक परिवार ही नहीं, इंसाफ को भी इंतज़ार होगा इस केस के सॉल्व होने का, और हम पूरी कोशिश करेंगे इस केस को क्लोजर दे सकें। सर पूरे 10 साल हो गए हैं, लेकिन टीवी सीरियल की तरह इस केस से जुड़े लोगों में कुछ ज़्यादा नहीं बदला है। सुलेमान अंसारी अभी भी उस कारखाने में काम करते हैं। शादी हो चुकी है, एक बीवी है, 2 बच्चे हैं। नसीम के जाने के बाद फारूक अकेला मालिक है उस कारखाने का। हाँ, लेकिन सुना है कि वो नसीम के घर पर हर महीने पैसे भेजता है। नसीम की बीवी और उसकी बेटी अभी भी उसी घर में रह रहे हैं। अच्छा, ये महेश का चाचा सत्यपाल, ये अभी भी यही है? हाँ, चाचा भतीजे के इंतज़ार में कुछ जल्दी बूढ़ा हो गया, लेकिन काम अभी भी उसी लॉन्ड्री में करता है। नसीम के बारे में कुछ पता चला? इतने सालों में कभी तो कोशिश की होगी उसने अपने परिवार से मिलने की। सर पूरे 1 हफ्ते से नज़र रख रहा हूँ, पर ऐसा कुछ सामने निकल कर नहीं आया। सर सब जानते हैं कि केस ठंडा पड़ चुका था। अगर नसीम चाहता तो लौटकर अपने परिवार के पास वापस आ सकता था। शायद उसे कहीं दूर भेज दिया गया हो जहाँ से वो लौट ही ना सके। सर नसीम के पार्टनर फारूक के हिसाब से वो पुलिस की रिपीटेड क्वेश्चनिंग से परेशान था। तंग आ गया था रोज रोज थाने के चक्कर लगाकर, जब जीचा उठा के लेके गया थाने। लेकिन उसकी बीवी ने अपनी किसी बात में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। हो सकता है नसीम को महेश के गायब होने की वजह पता हो, और यही जानकारी उसके गायब होने की वजह बन गई। कई साल पहले बेंगलुरु में भी ऐसा ही केस हुआ था। एक औरत गायब हुई, उसकी बेटी ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई, लेकिन काफ़ी समय तक पता ही नहीं चला उस औरत के बारे में। लेकिन 4 सालों के बाद पता चला कि वो औरत मिसिंग नहीं है, मर चुकी है। उस औरत के बॉयफ्रेंड ने उसे मारकर उसी के घर आंगन में दफन कर दिया था। तो आपको लगता है कि नसीम मर चुका है, मारा जा चुका है? हो सकता है, लेकिन ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो महेश के बारे में क्या जानता था। लेकिन एक बात को लेकर मैं काफ़ी श्योर हूँ, महेश का गायब होना और नसीम का फरार होना, ये दोनों वारदातें कनेक्टेड है। सर महेश के केस में सभी हॉस्पिटल्स को चेक किया गया था, सभी पुलिस स्टेशन में उसकी फ़ोटो भेजी गई थी, उसका कोई पता नहीं चला। लेकिन नसीम के केस में ऐसी कोई तहकीकात हुई नहीं, ना ही उसकी बीवी से तफसील में कोई बातचीत हुई। क्योंकि आर.के. मार्ग पुलिस को ये लगा कि नसीम फरार हो चुका है, और वो इस इंतजार में बैठे रहे कि एक दिन थक हार के खुद ही वापस आ जाएगा, इसलिए उसे ढंग से ढूंढने की कोशिश ही नहीं हुई। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि नसीम महेश के गायब होने की वजह से वाकिफ था, और पूरे चांसेस हैं कि नसीम के कारखाने का कोई ना कोई आदमी इसमें शामिल है। सर अगर ऐसा है तो एक ज़बरदस्त फील्डिंग लगाते हैं इस फारूक, सुलेमान और रियाज पर। कोशिश करके देख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई लीड मिलेगी। लीड हमें नसीम के मिलने पर ही मिलेगी, अगर वो जिंदा है तो। राजन, नसीम को ढूंढना शुरू करो, लेकिन उसके कारखाने के किसी आदमी को हाथ मत लगाओ। ये काम बड़ी होशियारी से होना चाहिए। सर, और नसीम की फोटो नेशनल डेटाबेस पे भी डालो। 10 साल पुरानी सही, लेकिन अंदाजे के लिए काफ़ी है। सर, एक सही सुराग मिला ना राजन, फिर देखना ये 10 साल पुराना अनसॉल्व केस कैसे सॉल्व होगा। ये 10 साल पुराना फ़ोटो है। शक्ल थोड़ी बहुत बदली होगी, और हो सकता है बंदे ने छुपने के लिए अपना हुलिया भी बदला हो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो लग ही सकता है। अपने खबरियों के नेटवर्क को एक्टिव करो, आसपास के सभी स्टेट्स में ये फ़ोटो घुमाओ। अगर ये आदमी ज़िंदा है तो मुझे इसके ठिकाने की खबर चाहिए, और अगर मारा जा चुका है तो इसको ठिकाने लगाने वाले की। अंडरस्टैंड? यस। लीजिए ना भाभी जी, आप तो कुछ भी नहीं खा रही हैं।
लीजिए लीजिए। ये है हमारी मीना। भाई सुभाष जी, हमको तो मीना पसंद है और हमारे राजेश ने तो मीना का फोटो देखकर पहले ही हाँ कह दिया था। ये तो बहुत ही खुशी की बात है सूर्यकांत जी, हमको भी राजेश पसंद है। तो फिर पंडित जी से कहकर तारीख तय करवा लेते हैं ना। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सुभाष जी, पहले झिझक हो रही थी, दुविधा में थे, अब सोचा बात को छेड़ना चाहिए या नहीं। कौन सी बात सूर्यकांत जी? आपके बेटे की, उसके बारे में सुना हमने, बहुत दुख हुआ सुन के। अब आपकी जगह में रखकर सोचूं भी तो दिल कांप जाता है। 10 साल आपने कैसे सहन किए हैं ये दुख? अब तो दिन, महीना, साल ये सब गिनना ही छोड़ दिए हम। शुरू में ऐसा लगा था जैसे कोई अंधा बूढ़ा आदमी बीच रास्ते में अपना लाठी खो दिया हो। उसका नाम याद आते ही आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन अब तो समय के साथ वो भी सूख गया। अब तो बस यही सोचते हैं कि हमसे दूर है तो दूर ही सही, जहां भी हो खुश हो, आबाद हो। महेश की माई आज भी शाम को जब भगवान का दिया जलाती है तो यही प्रार्थना करती है कि वो घर लौट आए, उसका कोई समाचार आ जाए, पता चले कि कहाँ है, कैसे है। लेकिन क्या करेंगे, आज अगर यहाँ वो रहता तो बहुत ही खुश होता। शादी की सारी तैयारी वही करता। सूर्यकांत जी, 15 साल की अवस्था से वो अपने बारे में कम और अपनों के बारे में ज़्यादा सोचता था। हमारे बारे में, अपने माई के बारे में, मीना की पढ़ाई लिखाई, उसके शादी ब्याह, पता नहीं भगवान ने नसीब में और कौन सा मोड़ लिखा है। हम तो यही सोचते हैं कि नसीब ने ही महेश से हमको मिलाया था और नसीब ने ही छीन भी लिया। कभी ऊपर वाले की कृपा होगी तो नसीब ही मिला भी देगा। मीना, ये ले, तू कह रही थी ना तुझे कौन किताब लेनी है? आज से जो भी किताब कलम लेना हो हमसे कह देना। बाबूजी को हर बात के लिए परेशान मत करना, ठीक है? जी सर, हीना ग्रिलवर्क्स का करंट अकाउंट पिछले 15 सालों से हमारे ही बैंक में। हमें पिछले 10 सालों के ट्रांजैक्शन का ब्यौरा चाहिए। ये पार्टनरशिप अकाउंट है ना? यस सर, लेकिन दोनों में से कोई एक पार्टनर ही इसे ऑपरेट कर सकता है। आमतौर पर मिस्टर फारूक सिद्दीकी इसे ऑपरेट करते हैं। हम जानते हैं कि पिछले 10 सालों से मिस्टर नसीम कुरैशी गायब है। पिछले 10 सालों में इस अकाउंट से कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हुए? मेरा मतलब किसी पर्टिकुलर अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो रहे हों या फिर किसी एटीएम या बैंक से पैसे विड्रॉ किए जा रहे हों? जी सर, आपके कहने पर मैंने चेक किया था। मिस्टर नसीम कुरैशी का पर्सनल अकाउंट तो डोमेंट हो चुका है और उनके करंट अकाउंट से पैसे उनकी वाइफ तहसीन कुरैशी के अकाउंट में ही क्रेडिट होते हैं। आई गेस मिस्टर फारूक सिद्दीकी उनके पार्टनर की वाइफ को प्रॉफिट का शेयर दे रहे हैं। ये तहसीन कुरैशी का सेविंग अकाउंट भी आप ही के बैंक में है ना? जी। क्या उस अकाउंट से किसी पर्टिकुलर अकाउंट में फ्रीक्वेंटली पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं? आप समझ सकते हैं मेरे लिए ये बताना थोड़ा मुश्किल होगा। आप चाहें तो मैं पिछले 3 साल के स्टेटमेंट्स की कॉपीज आपको दे सकता हूँ, बट उसके पहले के स्टेटमेंट्स अरेंज करवाने के लिए मुझे एटलीस्ट 1 वीक का टाइम चाहिए। जितनी जल्दी हो सके अरेंज कीजिए। अम्मी चलती हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सर, फारूक और तहसीन दोनों के बैंक ट्रांजैक्शन मैंने स्कैन किए हैं। ऐसा देख के लगता नहीं है कि इतने सालों में इनमें से किसी ने भी नसीम को पैसे भेजे हों। हो सकता है ट्रांजैक्शन कैश में होता हो सर, लेकिन ये नसीम एक छोटा सा व्यापारी था। अगर ये मान भी लें कि वो पुलिस की क्वेश्चनिंग के डर से शहर छोड़ के भाग गया, फिर भी एक आम आदमी के लिए कैसे पॉसिबल है अपने परिवार से 10 साल तक दूर रह पाना? इतने सालों में ना तो वो घर लौटा, ना ही अपनी बीवी या बेटी को कॉन्टैक्ट किया। फारूक और तहसीन के फ़ोन रिकॉर्ड्स में भी कुछ नहीं मिला है।
इस केस का कोई एंगल ही समझ में नहीं आ रहा सर। राजन, आज हम उसी सिचुएशन में हैं जहां 10 साल पहले कोई और पुलिस टीम रही होगी। आज हम ये मान के चल रहे हैं कि 10 साल पहले अगर ये इन्वेस्टिगेशन 4 कदम भी आगे बढ़ी होती तो ये केस उसी वक्त सॉल्व हो गया होता। इस बार हमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सर अगर ये फारूक, रियाज और सुलेमान को उठा लें और थोड़ी सख्ती से पूछताछ करें तो मुझे लगता नहीं वो लोग कुछ उगलेंगे, क्योंकि केस की शुरुआती 2-2.5 महीने में उनसे 20 बार पूछताछ हुई है और वो लोग टस से मस नहीं हुए। और अब तो उन्हें पता है कि ये केस ठंडा पड़ चुका है। हमें सिर्फ नसीम पर ही फोकस करना चाहिए। नसीम के जरिए ही हमें महेश की कोई खबर मिल सकती है। राजन, ये केस सब्र की आजमाइश का है। इस बार इंतज़ार ख़त्म होगा, लेकिन हमारा सब्र और हमारी कोशिश नहीं। हम इस केस को क्लोजर दे के रहेंगे। महेश का गायब होना और नसीम का फरार होना, इन दोनों वारदातों की वजह अब भी रहस्य बनी हुई थी। लेकिन सच भी पानी की तरह होता है, अपना रास्ता निकाल ही लेता है। बहुत जल्द एक छोटी सी लेकिन अहम खबर 10 साल पहले हुए जुर्म से पर्दा उठाने वाली थी। हेलो हेलो, क्राइम ब्रांच थाना। हाँ जी बोलिए। सब इंस्पेक्टर राजन बापट साहब से बात हो सकती है क्या? हाँ मैं राजन बात कर रहा हूँ, बोलिए। सलाम सर। सर मैं भदोही से बोल रहा हूँ, शाहबुद्दीन आलम। सर मुखबिर हूँ, टिप देना काम है अपना। हाँ शाहबुद्दीन बोलो, क्या टिप है? सर अपने पास एक फोटो आया था नसीम कुरैशी का। 1 महीने पहले दिल्ली में अपने एक पार्टनर ने दिया था। हाँ हमने ही फोटो घुमाई थी उसकी। तुमने देखा नसीम कुरैशी को? शायद देखा है सर। शायद देखा मतलब सर अब गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता कि वो बंदा नसीम कुरैशी था, लेकिन सर यहाँ भदोही के पास एक गांव है शनाबाद टेकरी, वहाँ अगले महीने ग्राम पंचायत चुनाव होने वाले हैं। उसमें कैंडिडेट है माजिद शेख। उसकी शक्ल सर देखी तो दिमाग में कुछ ठनका। ये जो माजिद शेख है ना, इसकी शक्ल आपके नसीम कुरैशी से काफ़ी हद तक मिलती है। मतलब सर अगर चेहरे की झुर्रियाँ और बालों की सफ़ेदी और दाढ़ी हटा दे तो दोनों भाई लगेंगे बिल्कुल। इस हद तक शक्ल मिलती है माजिद और नसीम की? मिलती तो है सर, अब हद आप तय कर लो। लेकिन मैं बोलूंगा सर डाउट करना बनता है। तेरे पास फोटो है उसका? फोटो तो नहीं है सर, पर पूरे शनाबाद में पोस्टर चिपके हुए हैं उसके। मैं फोटो खींच के आपके फोन पे भेज देता हूँ सर। मेरा नंबर नोट कर। जी। हो सकता है ये दोनों एक ही आदमी, लेकिन दावे से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि 2 लोगों की शक्लें एक दूसरे से मिलती हो। सर वैसे मैंने शहाबुद्दीन को माजिद की डिटेल निकालने के लिए कहा है। राजन, ये बहुत सही मौका है। 10 साल बाद हाथ लगा है। हमारी तरफ से कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। हम खुद शनाबाद टेकरी जाएंगे। वालेकुम सलाम। आप खाने को तो आएंगे नहीं? कुछ कह नहीं सकते नगमा, कैंपेनिंग का आखिरी हफ्ता है, देर भी हो सकती है। ठीक है चलिए। सलाम सर, मैं शाहबुद्दीन। आइए। माजिद शेख को इस गांव के लोग बहुत मानते हैं। बंदा 6 साल पहले इस गांव में आके बस गया था। बीबी का नाम है नगमा शेख। दोनों साथ में ही गांव आए थे। लेकिन 6 साल पहले मियाँ बीवी आए कहाँ से थे, किसी को तो पता होगा। सर यही तो गड़बड़ है। बंदे को लोग मानते बहुत हैं,
लेकिन जानते कम है। अब इससे पहले कहाँ रहता था, क्या काम करता था, किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन जब से गांव में आया है, गांव वालों की भलाई के लिए बहुत काम करता है, ज़रूरतमंदों को पैसे की मदद भी करता है। और ये पैसे लाता कहाँ से, करता क्या है? खेती सर, फसल से अच्छी कमाई हो जाती है। गांव में एंट्री लेते ही उसने कुछ खेत वेत खरीद लिए थे। मतलब 6 साल पहले जब वो आया था तो उसके पास इतने पैसे थे? जाहिर है सर, होंगे ही। तूने नंबर निकाला उसका? हाँ सर, और मैंने SHO यादव साहब को भी दिया है, शानाबाद टेकरी थाने में। SHO यादव से बात करो और उसे बोलो इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए। 50 साल का आदमी और 6 साल का अतीत, नेताजी की तो जिंदगी भी घोटाला लगती है। अजय साहब, माजिद शेख की कॉल रिकॉर्ड चेक किए, शक करने वाली कोई बात सामने नहीं आई। मुंबई तो क्या, महाराष्ट्र के किसी भी बंदे से कोई कांटेक्ट नहीं माजिद का। सिम कार्ड पोस्टपेड है, इसी गांव से खरीदा गया है 6 साल पहले। ये आदमी तो लगता है 6 साल पहले ही इस दुनिया में आया है। वो तो है, माजिद मियाँ की जिंदगी से जुड़ी हर चीज़ 6 साल पहले शुरू हुई। काफ़ी जुगाड़ करके निकलवाया है। माजिद शेख के पंचायती चुनाव का नॉमिनेशन फॉर्म, ID प्रूफ के साथ में। ड्राइविंग लाइसेंस भी 6 साल पुराना है और राशन कार्ड भी 6 साल पुराना है, और दोनों इसी गांव से बनाए गए हैं। इनकम टैक्स स्टेटमेंट तो एज पर रूल 3 साल का ही जमा किया है। इस माजिद की हिस्ट्री के ढेर सारे पन्ने गायब हैं। जो कुछ भी किया है बाल सफ़ेद होने के बाद किया है। बचपन और जवानी तो जैसे जिया ही नहीं। सर, ये नसीम जब फरार हुआ था तो उसकी उम्र 40 साल थी और इस बात को 10 साल हो गए। इस माजिद ने भी इस फॉर्म में अपनी उम्र 50 साल मेंशन की है, एग्जैक्टली 50 साल। नसीम 10 साल से कहाँ है किसी को नहीं पता। ये माजिद 6 साल पहले कहाँ था हमें नहीं पता। दोनों की शक्ल मिलती है, उम्र मिलती है। यादव साहब, इतना मेल मिलाप इत्तेफाक नहीं हो सकता। अजय साहब, माजिद पर शक बिल्कुल बनता है, लेकिन वो गांव का इज्जतदार आदमी है, इलेक्शन लड़ रहा है। उसे नसीम साबित करने के लिए ठोस सबूत चाहिए। यूं ही पकड़ के पूछताछ नहीं कर सकते। हाँ सर, वरना गांव वाले तो बवाल मचा देंगे। और आप तो जानते हैं चुनाव के समय माचिस की मशाल का काम करती है। माजिद के समर्थक इसे विपक्षी साजिश बताकर तोड़फोड़ और नारेबाजी शुरू कर देंगे। अब उसे पुलिस स्टेशन बुला नहीं सकते। घर में घुस के पूछताछ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल, हमें बहुत संभल के आगे बढ़ना हो और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी ताकि कोई झुठला ना सके। एक काम करते हैं, अंधेरे में तीर चलाते हैं। अगर निशाने पे लग गया तो ये माजिद ही हमें नसीम तक पहुंचाएगा। माजिद पर शक करने की कई वजह थी, लेकिन शक के इस पिटारे पर ठोस सबूत की मोहर लगनी अभी बाकी थी। माजिद शेख गांव की एक नामी हस्ती था। बिना ठोस सबूत उसे हाथ लगाने से गांव का माहौल बिगड़ सकता था। मामला नाजुक था, लेकिन क्राइम ब्रांच भी इस केस को नतीजे तक पहुंचाने का मन बना चुकी थी। क्राइम ब्रांच ने एक दाव खेला और ये दाव सफल रहा। इंतजार का लंबा दौर खत्म हुआ और सच्चाई सामने आई। चुनाव ना हुआ, सौतन हो गई। सुबह से रात बस यही एक बात, घर पे तो आप दिखते नहीं। अब चुनाव जीत जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। एक बार बस वोट पड़ जाए, फिर आप ही के लिए वक्त निकालेंगे जान। इसे भी अभी बजना था। अब ये कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम माजिद साहब। वालेकुम सलाम। कौन जनाब बोल रहे हैं? माजिद साहब, मैं अशफाक बोल रहा हूँ। फारूक भाई ने भेजा था। किस लिए? वो कुछ कैश देने थे, घर पे पहुंचा दूं क्या? नहीं नहीं, हम बताते हैं, फोन करते हैं थोड़ी देर में। हाँ जी। हिल गया पूरी तरह, इसका मतलब तीर निशाने पे लगा है। देखते हैं क्या करता है। फारूक का नंबर तो सर्विलांस पे है ही। अरे अब खाना क्यों छोड़ के जा रहे हैं? कोई जरूरी काम है, तुम खाना शुरू करो। सर, फारूक के नंबर पे किसी का कॉल आ रहा है। टाइपिंग शुरू करो। हाँ बोल। तुम्हें मेरा दूसरा नंबर कैसे मिला? दूसरा कौन सा नंबर नसीम? अरे मेरा नाम मत लिया करो, कितनी बार मना किया तुम्हें? हाँ ठीक है, लेकिन दूसरा कौन सा नंबर? तुम्हें कुछ नहीं पता? इसका मतलब तुमने पैसे नहीं भेजे? नहीं तो मैं तो जब भी तुम्हें पैसे भेजता हूँ तो तुम्हें ये फोन पे इतला कर देता हूँ।
वैसे तुम्हारे पास पैसे लेकर आया कौन था? यार कोई अशफाक था, कह रहा था कि तुमने पैसे भिजवाए हैं। नहीं नहीं, मैंने तो नहीं भेजा। हो सकता है शायद किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया हो। अरे कोई मजाक क्यों करेगा, वो भी तुम्हारा नाम लेकर। माजिद साहब हैं? जी है तो, पर आप कौन? आप उनसे कहिए मैं भाईंदर से आया हूँ, वो अपने आप समझ जाएंगे। जी। फरमाइए क्या बात है? माजिद साहब बात पुरानी है, 10 साल पुरानी। जानने के लिए आपको हमारे साथ आना होगा। कहाँ आना होगा? कौन है आप लोग? हम कोई तमाशा नहीं चाहते, लेकिन अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम पूरी तैयारी के साथ आए, आपका जुलूस निकाल के ले जाएंगे यहाँ से। बेहतर यही होगा कि चुपचाप हमारे साथ चलिए। मिस्टर नसीम। क्राइम ब्रांच चलो। अब क्या हुआ? हुआ तो 10 साल पहले था, लेकिन पता आज चला है। लेकिन फिक्र मत करो, इस दफा तुम्हें बार बार पुलिस थाने आने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। साल 2005 की उस सुबह महेश अपने घर से निकला था और फिर कभी नहीं लौटा। और अब 2015 में 10 साल के बाद उसके साथ क्या हुआ था, क्या अब ये पता चलने वाला था? माजिद शेख उर्फ नसीम कुरैशी, नाम ठिकाना परिवार सब कुछ छोड़ दिया तुमने, लेकिन तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। अब वक्त आ गया है सच कबूल करने का। मैं ही नसीम कुरैशी। ये तो हम जान ही गए हैं, लेकिन ये नहीं जान पाए कि तुम फरार क्यों हुए थे। नए नाम नई पहचान की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? महेश सिंह के गायब होने के साथ जुड़ी है ना तुम्हारे फरार होने की कहानी। बोलो, क्या किया महेश के साथ? मैंने जो कुछ भी किया वो मैं करना नहीं चाहता था। क्या हुआ नसीम? अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ फारूक। न जाने कब टूट जाऊं और वो सारी बातें बोल दूं जिसे राज रखने का वादा किया था। हिम्मत रख, हिम्मत रख नसीम। देख, अगर ये राज खुल गया ना तो हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जानता हूँ फारूक, लेकिन क्या करूं? न चैन से सो पाता हूं, न सोच पाता हूं। चैन सुकून सब छिन गया। महेश का चेहरा मेरे जहन में घूमता रहता है, मुझे सताता है। ऐसा क्या किया तुमने महेश के साथ जो तुम्हारे जहन से जा नहीं रहा था? वो हमने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी हुआ हमें तो उसके बारे में पता तक नहीं था। अब क्या होगा फारूक भाई? और हम लोगों को हिम्मत रखनी होगी। हम कभी भी किसी के सामने इस हादसे के बारे में एक जैसा बयान देंगे, एक जैसा। समझ रहे हो ना मेरी बात? वादा करो, इस हादसे के बारे में कभी भी किसी के आगे कुछ भी नहीं कहेंगे। जी भाई साहब, कभी नहीं। वादा। ये सिर्फ एक हादसा था, पर इस हादसे को हम अपनी जिंदगी को बर्बाद होने का मकसद नहीं बना सकते। क्या गलती हुई थी तुम लोगों से?
क्या किया था तुमने महेश के साथ? बोलो नसीम कुरैशी। नसीम भाई ने कुछ बताया तो नहीं होगा ना? और फारूक भाई, आपकी इतने सालों से नसीम भाई से बात हो रही थी, आपने हमें बताया भी नहीं। बताकर क्या होता? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर 10 सालों बाद हम लोग यहाँ पर हैं तो सिर्फ नसीम भाई की वजह से। पहले वो फरार हो गए थे और अब वो वापस आ गए। हमने तय किया था कि हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, अपना मुंह नहीं खोलेंगे, सब कुछ सही चल रहा था। तो फिर क्या जरूरत थी नसीम भाई को फरार होने की? और जब चले गए थे तो वापस क्यों आए इतने सालों बाद? चुप कर। अजमा कुछ आता नहीं, खाली पग 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 पग। और नसीम यहाँ खुद नहीं आया है, पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेकर आए उसे। इन सबका जिम्मेदार तू है, साला संग की कहीं का। तेरी वजह से हुआ ये सब। 12 अप्रैल 2005 की उस सुबह को महेश काम पर आया था। उसे आने में देर हो गई थी, इसलिए वो घबरा रहा था। उसे डर था कि सुलेमान फिर से उसे डांट फटकार लगाएगा। लेट लतीफ, कभी बुलाया था मैं तेरे को? माफ करना सुलेमान भाई, वो तबीयत ठीक नहीं है, अभी भी बुखार है, इसीलिए देरी हो गई। चुप नौटंकी बाज, अंदर बैठ। महेश उस दिन सुलेमान के साथ डिलीवरी पे गया था। वापी? जी। डिलीवरी निपटाकर जब वो लोग वापस लौट रहे थे तब मुझे एक फोन आया। हेलो नसीम भाई, सुलेमान बोल रहा हूँ। हाँ सुलेमान, डिलीवरी हो गई ठीक से? तू इतना हाफ क्यों रहा है? भाईजान वो बहुत गड़बड़ हो गई भाईजान। क्या हुआ? वो भाईजान मैं गाड़ी मनोर के पास छोड़ा है। क्या कोई एक्सीडेंट कर दिया क्या? नहीं भाईजान, वो अरे वो क्या कर रहा है, सीधी तरह बोलना। अरे किसी पे गाड़ी चढ़ा दी, किसी को मार दिया क्या? क्या किया उस जाहिल ने? अब सोचना यह है कि आगे क्या करना है। वो अभी भी वहीं खड़ा है, बहुत बुरी तरह डरा हुआ है। गाड़ी को वापस लाना पड़ेगा वरना बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे हम लोग। रियाज। हाँ भाई। एक काम कर, तू मेरी गाड़ी लेकर आ जा। ठीक है। जा 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 जल्दी। हम लोग फोन यहीं छोड़कर जाएंगे। चल। ये तब हुआ जब सुलेमान और महेश माल डिलीवर करके वापस लौट रहे थे और उनकी गाड़ी रास्ते में पंक्चर हो गई। साला चिरकुट मेरे पे चिल्लाएगा? चल चिल्ला, चल चल चिल्ला ना। महेश, 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 तू पागल है? दिमाग खराब हो गया तेरा? भाईजान बेहोश है भी वो। होश है? कितनी बार बोला तुझे दिमाग ठंडा रखा कर। भाईजान गलती हो गई, पता नहीं कब दिमाग घूम गया मेरा। मेरे को लगता है हॉस्पिटल ले जाएंगे तो बच जाओगे। लेकिन हम नहीं बचेंगे, अस्पताल में बहुत से जवाब देने पड़ेंगे। और अगर ये हॉस्पिटल में मर गया ना तो बहुत सारे इल्जाम हमारे सर पे आ जाएंगे। तो फारूक भाई क्या करेंगे हम लोग? और भाई रास्ता सुनसान, इधर कोई आता था भी नहीं है, तो इसे यहीं छोड़ देते ना। तुझे भी यहीं छोड़ दे क्या? सोचने दे, हमें सोचने दे क्या करना है। ये एरिया से काम कर, टायर चेंज कर, जा उसकी मदद कर जा। फारूक, किया सुलेमान ने, भुगतना हमें भी पड़ेगा। हमारे तो धंधे पे भी असर पड़ेगा। इसे यहीं छोड़ दे, काफी सुनसान इलाका है, पता नहीं चलेगा। हाँ, ये साइड रोड है, कोई लाइट भी नहीं है, वैसे भी बचना तो है नहीं।
फारूक भाई, टायर बदली हो गया। जब तुम लोगों ने उसे रास्ते के बीच लिटाया तब वो जिंदा था? मैं 12 साल से यही ड्यूटी कर रहा हूँ, आप बताइए क्या बात है? जी ये 10 साल पुराना केस है। घटना 2005 में घटी थी। क्या ये केस इसी पुलिस स्टेशन का था? जी घटना जहाँ हुई है वो आप ही के जुरिस्डिक्शन में आता है। क्या केस था, डिटेल्स देंगे? सर अदुल्का पुलिस स्टेशन को महेश की लाश उसी सड़क पर पड़ी हुई मिली। कई सारी गाड़ियों ने कुचला उसकी लाश को। किसी राहगीर की नज़र पड़ी तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो महेश की लाश का उन्होंने क्या किया? सर 2 दिन तक बॉडी मॉर्ग में थी, फिर जब किसी ने क्लेम नहीं किया तो पुलिस ने खुद ही दाह संस्कार कर दिया। किसी ने क्लेम नहीं किया? उन्होंने सारे पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया था, महेश के डिटेल्स दिए थे? सर इंस्पेक्टर गावड़े जो उस वक्त भी उस थाने के इंचार्ज थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने हर थाने में इन्फॉर्म किया था, लेकिन जब कोई रिस्पांस नहीं आया तो क्रिमेशन के बाद उन्होंने महेश के कपड़े उसी पुलिस स्टेशन की प्रॉपर्टी रूम में जमा कराए थे। जमा करवाए थे तो आज भी वही होंगे। राजन कलेक्ट करवाओ। हेलो, यही कमीज पहन के निकला था उस दिन काम पर जाने को। कैसे भूल सकते हैं हम वो सुबह। सत्यपाल जी, रिपोर्ट लिखवाते वक्त आपने जो ब्यौरा दिया था ये कपड़े उससे मैच होते हैं, फिर भी हमने सोचा एक बार आपसे भी पूछ लें। महेश जिस दिन 12 अप्रैल को घर से निकला था उसे उसी दिन मार दिया गया था। सुलेमान अंसारी ने मार डाला उसे। फारूक सिद्दीकी, नसीम कुरैशी, रियाज, ये सब इस बात से वाकिफ थे। मुझे बेहद अफसोस है कि सच का पता लगाने में हमने बहुत ज़्यादा ही वक्त लगा दिया। आई एम रियली सॉरी। आ सकते हैं, बोलो। मीना, बिटिया चाय चढ़ा दे, तेरे बाबूजी के आने का वक्त हो गया है। जी माई। लो बाबूजी, चाय लीजिए बाबूजी। आप चाय काहे नहीं ले रहे हैं बाबूजी? क्या हुआ? क्या बात है? सत्या का फोन था, उसको पुलिस थाने से फोन आया था। पैसे, आज से किताब कलम जो भी लेना हो हमसे कह देना। शहर जाएंगे, ज़्यादा कमाएंगे, तुम्हारी और बाबूजी की भी मदद कर पाएंगे। अम्मी, अम्मी पुलिस क्यों आई थी यहाँ पर? अम्मी तुम कुछ बताती क्यों नहीं? अम्मी कुछ तो बोलो, पुलिस क्यों आई थी यहाँ पर? तेरे अब्बू का पता चल गया। अब्बू? कहाँ है अब्बू? जेल में।
जेल में? पर ऐसा क्या किया अब्बू ने? सर फारूक, रियाज और सुलेमान की स्टेटमेंट्स ले ली हैं। नसीम की स्टेटमेंट से मैच हो रही है। फरार होने के बाद नसीम 4 साल तक हरियाणा में रहा, वहीं उसने शादी की और फिर अपनी बीवी के साथ सनबाड़ टेकरी में आके बस गई। नसीम के दोनों मोबाइल फ़ोन्स की कॉल डिटेल्स भी उसकी स्टेटमेंट के साथ अटैच करो, और फारूक के भी। एक तगड़ी चार्जशीट बनाओ राजन। इस केस को सॉल्व होने में 10 साल लग गए, अब सज़ा होने में देर नहीं होनी चाहिए, खास तौर पर हमारी तरफ से तो बिल्कुल नहीं। राजन, इस केस में हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी बहुत गलतियां हुई हैं। एक थाने में महेश के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाई जाती है और उसी स्टेट के दूसरे थाने को उसकी लाश मिलती है। जरा सा भी कोऑर्डिनेशन होता तो महेश के गुमशुदा होने की ये गुत्थी उसी वक्त सुलझ गई होती। एक बेकसूर परिवार अपने बेटे के लौटने की झूठी उम्मीद में इतने साल न तड़पता, और कसूरवार लोग इतने बरस तक खुले न घूमते। सही कह रहे हैं सर आप। ये कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम अक्सर होती रहती है, कई बार ये गलतियां हुई हैं। इसे सुधारना होगा राजन। एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड केस इस कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से 10 साल तक खिंच गया। और सर उस नसीम को भी ढूंढने की इतने सालों में कोई कोशिश नहीं हुई, सिर्फ उसकी बीवी का स्टेटमेंट लेके इन्वेस्टिगेशन क्लोज कर दी गई। सही कह रहे हो। मैं उम्मीद रखता हूँ हमारा पुलिस डिपार्टमेंट इस केस में हुई गलतियों से कोई ना कोई सबक लेगा। राइट सर। नसीम कुरैशी, फारूक सिद्दीकी, सुलेमान अंसारी और रियाज बेग पर लापरवाही के कारण हुई मौत के लिए आईपीसी की धारा 304A और एक ही मंशा से कार्य करने के लिए धारा 34 लगाई गई है। इसके अलावा पुलिस ने हत्या की धारा 302 भी लगाई है। केस को सही क्लोजर तब मिलेगा जब यह केस कोर्ट में ट्रायल के लिए आएगा और आरोपियों को सजा मिलेगी। लेकिन सराहनीय बात यह है कि क्राइम ब्रांच के दृढ़ निश्चय और प्रयासों की वजह से सालों से धूल में दफन यह अनसुलझा हुआ केस आखिरकार सुलझ गया। एक लंबे इंतजार के बाद ही सही इस केस को एक किस्म का समापन मिला। एक 15 साल का मेहनती लड़का जो अपनी उम्र से ज्यादा परिपक्व, ज्यादा समझदार था, वो गांव से शहर ये अरमान लेकर आया था कि अपने परिवार का सहारा बनेगा। लेकिन महेश की बदकिस्मती कि उसके सीनियर साथी कर्मचारी सुलेमान ने उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की। उसे कदम कदम पर डांट, फटकार, अपमान और शोषण सहना पड़ा, और एक दिन यह अमानवीय बर्ताव अपनी सारी सीमाएं लांघ गया और महेश की जिंदगी को मौत की चौखट पर ले गया। महेश के मालिकों ने भी अपनी सो कॉल्ड इज्जत बचाना महेश की जान बचाने से ज्यादा जरूरी समझा और उसे रास्ते पर मरने के लिए छोड़ दिया। मुजरिमों को लगा था कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे और 10 सालों तक उनका यह भ्रम बना भी रहा, पर आखिरकार यह भ्रम टूटा। हर मुजरिम की तरह उनका चेहरा भी बेनकाब हुआ। कहते हैं कि कोई भी अपनी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, कोई भी शख्स एक्सपर्ट वक्त और अनुभव के बाद ही बनता है। अपने क्षेत्र में माहिर और तजुर्बेकार कहलाने वाले कभी ना कभी फ्रेशर्स ही होते हैं, अपने किसी सीनियर के हाथ के नीचे काम करके ही तैयार हुए होते हैं। दफ्तर हो या कारखाना, बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी, ये बेहद जरूरी है कि उस जगह के मालिक या सीनियर्स नए भर्ती हुए लोगों के साथ सही बर्ताव करें, उनकी दिक्कतों को समझें, उनको सही सलाह दें, उनकी मदद करें और उन्हें अपने आप को साबित करने का मौका और मोटिवेशन दें। अगर कोई अपने नीचे काम कर रहे शख्स के काम से संतुष्ट नहीं है, वो शख्स उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है, तो बेहतर होगा कि अदब और विनम्रता के साथ उस शख्स को इस बात से वाकिफ कराया जाए और रिस्पेक्ट के साथ उसे जाने को कहा जाए। अपने नीचे काम करने वाले इंसान का दमन करना, शोषण करना अनैतिक ही नहीं बल्कि अमानवीय है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।